हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आई है उन सभी को देखेंगे फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। इसीलिए आप लोग बने रहना मेरे साथ। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें भी बता दूं कि इसी के कुछ देर बाद आपको एक एडिटोरियल सेशन देखने को मिलेगा जिसमें आप फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो उस एडिटोरियल एनालिसिस के थ्रू, और अपने आंसर्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो जिस पे आपको उसका फ्री रिव्यू भी मिल जाएगा। साथ में एक क्विज आती है हमारे चैनल पर हर रोज़ रात को 9:15 PM पर। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका करंट अफेयर्स नॉलेज एप्ट है या नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो, आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। साथ में आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो रिगार्डिंग यूपीएससी, तो आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हम इंटरनेशनल रिलेशन में से देखने वाले हैं चाइना अगेन ब्लॉक्स मूव अगेंस्ट अ टेररिस्ट। तो यहाँ पे इंडिया और यूएसए ने अगेन एक टेररिस्ट का नाम प्रपोज किया था कि यहाँ पे यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इस टेररिस्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाए। लेकिन चाइना ने यहाँ पे फिर वीटो करके फिर इस टेररिस्ट के ऊपर यहाँ पे ब्लॉकिंग लगने से, सैंक्शंस लगने से इनकार कर दिया है, या इन्हें सैंक्शंस को अभी रोक दिया गया है। क्या है पूरा मुद्दा, बात करेंगे। चाइना वॉज 110 मिलियन टू नेपाल। तो नेपाल को भी अब चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाने की कोशिश कर रही है और नेपाल फंस भी रहा है। इसके बारे में भी देखेंगे। जीएस 3 में बात करेंगे एनवायरमेंट में अंटार्कटिका क्रम्बलिंग एट इजिस। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू है, इसको देखेंगे। सिक्योरिटी और डिफेंस में बटरफ्लाई माइन के बारे में देखेंगे। एंड इकोनॉमी में देखेंगे इंडिया 7th इन क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। और जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आगे बढ़ते हैं, आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। इंडिया स्लैम्स चाइना फॉर ब्लॉकिंग मूव अगेंस्ट जैश ए मोहम्मद डिप्टी चीफ। अब देखो, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप न्यूज़पेपर और पेज नंबर बता दिया करो। तो देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टीएच मतलब द हिंदू है, आई लिखा रहेगा तो इंडियन एक्सप्रेस है, और इसका पेज नंबर भी मैंने आपको साथ में दिया है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था, इंडिया और यूएस ने एक प्रपोजल रखा था यूएनएससी के सामने कि जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट है यूएनएससी में, उसमें ये रौफ अजगर का नाम भी शामिल किया जाए। और इसके ऊपर चाइना ने वीटो लगा दिया। तो पहले तो देखो, ये रौफ असगर हैं कौन। तो देखो, ये जो है जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, उनके भाई भाई हैं रौफ असगर। इन्होंने, इनको माना जाता है कि मास्टरमाइंड है, ठीक है। कई सारे जो अटैक्स हुए हैं इंडिया के ऊपर, टेररिस्ट अटैक्स, उनके पीछे दिमाग इन्हीं का था। जैसे कि जो IC-814, ये प्लेन को हाईजैक कर दिया गया था बाय सम ऑफ द टेररिस्ट, और इसके पीछे मास्टरमाइंड रौफ असगर को माना जाता है। साथ में यहाँ पे जब इनको मसूद अजहर को फ्री किया गया था, मसूद अजहर को फ्री करवाने के लिए जो हाईजैकिंग की गई थी वो इन्होंने ही करी थी, क्योंकि ये इनके भाई हैं। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट के ऊपर जब अटैक्स हुए थे 2001 में, जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें भी इनका नाम है। पुलवामा में जो अटैक हुए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवानों की जान चली गई, शहीद हो गए, उनमें भी उस जो चार्जशीट में भी इनका नाम है। साथ में ये क्या करते हैं, रेडिकलाइजेशन का काम करते हैं। इंडिया से जो बच्चे हैं उनको बुला बुला के रेडिकलाइज करते हैं और उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करते हैं। तो ट्रेनिंग कैंप्स चलाना, फंड रेज करना इस तरह की ड्राइव्स के लिए, लश्कर ए तैयबा के साथ कोऑर्डिनेट करना, एंटी इंडिया अटैक्स में शामिल होना, ये सब कुछ इसमें इनके ऊपर चार्जेस हैं, ओके। साथ में पाकिस्तान में इनको अरेस्ट भी किया गया था 2019 में, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था ना, वो नेशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत किया था। एक्चुअली बात क्या है, देखो, पाकिस्तान जो है इनको काफ़ी लंबे समय से छुपाता आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है, देखो, हम इनको 1990 से ढूंढ रहे हैं, एंड 1990 से, लेकिन हमको नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इनको छुपा के रखता है। 2019 में अचानक ये पाकिस्तान को मिल जाते हैं और पाकिस्तान इनके ऊपर कुछ
चार्जेस लगाता है, इनको अरेस्ट करता है। और चार्जेस क्या थे? चार्जेस थे फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग के इनके ऊपर चार्जेस लगाए। अब क्या हो गया पाकिस्तान को जो इसने अरेस्ट किया इनको? ऐसा हुआ यहाँ पे कि एफ एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इस एफ में पाकिस्तान को कंटिन्यूसली ग्रे लिस्ट में डाला गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशन है, जो कि काफ़ी हद तक हम सभी को पता है सच भी है। पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशन है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। तो पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से निकलना था, इसीलिए पाकिस्तान ने यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग के जुर्म में रऊफ असगर को अरेस्ट भी किया। लेकिन आज रऊफ असगर कहाँ है किसी को नहीं पता, क्या प्रोसीडिंग उनके ऊपर चली किसी को नहीं पता, ठीक है। अब चाइना जो है बार बार इस तरह के जो भी हम प्रपोजल्स रखते हैं टेररिज्म को लेकर यहाँ पे यूएनएससी के सामने, वो यहाँ पे चाइना बार बार वीटो कर देता है। पहले हमने यहाँ पे हाफिज सईद के ऊपर यहाँ पे लिस्टिंग के लिए उनका प्रपोजल रखा था कि हाफिज सईद को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा जाए। जाकिर उर रहमान लखवी को यहाँ पे रखा था कि इनको भी यहाँ पे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में डाला जाए, लेकिन इसके ऊपर भी चाइना ने वीटो लगा दिया, ठीक है। इसके बाद मसूद अजहर को यहाँ पे लिस्ट करना था, ठीक है, 2008 से 2010 तक, फिर 2016 से 2019 तक, लेकिन उसमें भी यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ब्लॉकिंग कर दी, यहाँ पे भी वीटो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सईद के जो यहाँ पे हाफिज सईद हैं, इनके ब्रदर इन लॉ, इनका साला था अब्दुल मक्की, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी यहाँ पे हमने कोशिश करी इंडिया और यूएस ने कि इसको मक्की को भी डाला जाए यूएन की जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट है। इन्होंने चाइना ने फिर इस पे यहाँ पे लगा दिया वीटो। अब देखो कुल मिला के न्यूज़ यही है कि इंडिया और यूएस जो है जैश ए मोहम्मद के डेप्यूटी चीफ रऊफ असगर के अगेंस्ट यूएनएससी में गए और कहा गया कि इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन चाइना ने इसके ऊपर लगा दिया टेक्निकल होल्ड। चाइना ने ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट के पास अभी और एविडेंसेस हमको कलेक्ट करने पड़ेंगे कि हम इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल करते हैं कि नहीं, लिस्ट में रखें कि नहीं, इसको देखने के लिए। और इन्होंने इसके ऊपर फिर वीटो लगा दिया। अब ऐसा है कि यूएनएससी जो है, यूएनएससी के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जितनी भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम है और जो भी बड़े बड़े डिसीजन है ना, वो यूएनएससी लेता है। अब इस यूएनएससी में कुल मिला के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट में आता है फेजर, ठीक है, यानी कि फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड और रशिया, ठीक है। 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 2-2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। 2-2 साल का इनका टेन्योर होता है। अब ऐसा होता है कि कोई भी प्रपोजल गया, ठीक है, मान लो यूएनएससी में कोई भी प्रपोजल गया, तो इसमें चाहिए कि 9 वोट्स जो हो, 9 वोट्स फेवर में हो। लेकिन इन 9 वोट्स के अलावा जो फेवर में नहीं है वोट, जो अपोजिशन में है, उसमें से एक भी वोट इन पांचों का नहीं होना चाहिए। इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। मान लो 14 कंट्रीज हाँ बोलती हैं, अप्रूव करते हैं किसी प्रपोजल को, लेकिन इन 5 में से एक ने भी वीटो लगा दिया तो वो प्रपोजल यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। अब सेम हुआ है ये वाले प्रपोजल में भी। 14 कंट्रीज जो है मेंबर कंट्रीज, उन्होंने इसमें हामी भरी, अप्रूव किया, लेकिन सिर्फ चाइना ने इसके ऊपर वीटो लगा दिया। और चाइना पहली बार नहीं कर रहा, चाइना लगातार ये करता आ रहा है। देखो चाइना के 2-3 इंटरेस्ट है। पहला इंटरेस्ट तो चाइना का ये है कि जिससे भी इंडिया या फिर यूएस परेशान होते हैं, उस परेशानी को खत्म करना चाइना क्यों चाहेगा? क्योंकि चाइना इन दोनों ही कंट्रीज को अपना कॉम्पिटिटर मानता है। इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ जाल बुनता रहता है, यूएस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ जाल बुनता रहता है। तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी टेररिस्ट इन दोनों कंट्रीज को परेशान कर रहा है, तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया या यूएस की ये परेशानी खत्म हो। दूसरी चीज ये कि चाइना जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का अलाय है, पाकिस्तान की बड़ी मदद करता है। अब पाकिस्तान का एक तो नाम खराब होगा अगर इसको, इस टेररिस्ट को, रऊफ असगर को यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ऑलरेडी एफएटीएफ के यहाँ पे टारगेट में चल रहा है। एफएटीएफ में ये ग्रे लिस्ट में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान को यहाँ से निकाला जाए, और इसीलिए चाइना जो है इस टेररिस्ट को यहाँ पे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि उससे क्या होगा, पाकिस्तान का नाम खराब होगा और ये ग्रे लिस्ट में ही रह जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली चाइना का एम है। इसीलिए चाइना को ये कहा गया कि जो चाइना कर रहा है ना, वो बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना ने यहाँ पे चेक नहीं किया है, एविडेंसेस नहीं है चाइना के पास। ओके, अच्छा, इसके साथ देखो चाइना का जो ये डिसीजन है, इससे होगा क्या? इससे ये होगा
कि यहाँ पे इंडिया और चाइना के रिलेशन और ज़्यादा लोज देख सकते हैं, डिप्लोमेटिक एक थॉ देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी कोशिशें ज़रूर हो रही थी, हमने भी कोशिश करी, चाइना के भी कुछ मिनिस्टर्स ने कोशिश करी कि रिलेशंस को ठीक किया जाए, लेकिन इसके बाद भी लग यही रहा है कि रिलेशंस ठीक तो नहीं होने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमिटी। क्वेश्चन सीधा आ जाएगा प्रीलिम्स में, व्हाट इज 1267 कमिटी और व्हाट इज 1267 कमिटी रिलेटेड टू। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये कमिटी है 1267 कमिटी। ये बेसिकली क्या कमिटी है, ये कमिटी इस चीज के लिए है कि जो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होंगे उनके ऊपर सैंक्शंस लगाती है ये कमिटी, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जिसका नाम था 1267 रिजोल्यूशन, यूएन में पास हुआ था 1999 में, उसके बाद ये कमेटी बनाई गई। इसको अल कायदा एंड तालिबान सैंक्शन कमेटी भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही बात है, यूएनएससी के 15 मेंबर्स शामिल होते हैं जो कि इसके ऊपर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब डिसाइड कैसे करते हैं, मान लो अभी इंडिया और यूएस प्रपोजल लेकर गए थे कि रौफ असगर को यहाँ पे इस कमिटी में, इस लिस्ट में, डिजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला जाए, ठीक है। तो ये कमिटी जो है 15 मेंबर्स की डिसाइड करेगी। ये 15 मेंबर्स वही हैं जो यूएनएससी के मेंबर्स रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे इंडिया और यूएस ने प्रपोज किया, बाकी सारी 14 कंट्रीज ने मान लिया, चाइना नहीं माना, और इसीलिए यहाँ पे ये जो प्रपोजल था रिजेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का पर्पज़ ये था कि जो भी सैंक्शन है, जो भी मेजर्स लेने हमको तालिबान के ऊपर या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम ले सकें, ठीक है। और यहाँ पे उस टाइम देखो क्या हुआ था, ओसामा बिन लादेन भी हुआ करता था, तो ओसामा बिन लादेन को भी मारना था यूएस को, क्योंकि उसने क्या किया था, न्यू वर्ल्ड जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसको उड़ा दिया था। तो यहाँ पे यूएस की भी कंटिन्यूसली परेशानी बना हुआ है टेररिज्म, और इंडिया की भी बना हुआ है। तो मेजरली आप देखोगे यही दो कंट्रीज एफर्ट करते हैं टेररिज्म को कर्ब करने का। बाकी चाइना जो है उसको मजा आता है टेररिज्म को बढ़ावा देके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो कमिटी है इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, स्ट्रेंथन भी किया जा सकता है, ओके। तो इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इन 1267 लिस्ट विल, अगर यहाँ पे आप किसी को 1267 लिस्ट में या फिर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डालते हो, किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे होगा क्या, पहली चीज तो उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो और किसी देश में नहीं जा पाएगा, जिस देश में वहीं अटक जाएगा। दूसरा, यहाँ पे फाइनेंशियल पेनल्टीज जो है वो उसके ऊपर इम्पोज की जाएंगी। तीसरा, अगर उसके असेट्स कहीं पे हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, उसको फंड्स कहीं से नहीं मिलेंगे। और चौथा, उसके जो वेपन्स हैं वो भी उसको नहीं मिल पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे जो रौफ असगर को प्रपोज किया गया था कि डेजिग्नेटेड लिस्ट में डाला जाए, 1267 लिस्ट में डाला जाए, उससे क्या होता कि ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी यहाँ पे लागू होती, ओके, जिसको चाइना ने रोक दिया है। ये क्वेश्चन, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनएससी की 1267 कमिटी, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। अंटार्कटिका क्रम्बलिंग एट एजेस, नासा स्टडी फ्लैग्स वरिंग लॉस टू आइस शेल्स। बेसिकली हुआ क्या है, देखो हुआ यूं है कि अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका एक बड़ा सा आइलैंड है, ठीक है, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट ही है सदर्न ओशन में, आप देखोगे इसमें एक इस तरह सा मान लो ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो इसके एजेस पे जो कोस्ट है ना, वो यहाँ से आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, और यहाँ पे इसके कारण क्या हो रहा है, सी लेवल जो है वो राइज होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अंटार्कटिका के जो कोस्टल ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे शेड होना शुरू हो रहे हैं, और इसके कारण जो बेसिकली देखो क्या हो रहा है कि जो शेडिंग हो रही है, जो मेल्टिंग हो रही है आइसबर्ग्स की, उतनी तेजी से हो रही है जितनी तेजी से यहाँ पे आइसबर्ग बनते भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अंटार्कटिका जो है बाकी पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा वार्म हो रहा है, ठीक है। और जितनी तेजी से आइस बनती है उससे डबल तेजी से यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है, ओके। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि लॉसेस बहुत बढ़ रहे हैं आइस शीट कवर के लास्ट 25 ईयर्स से, ओके। और यहाँ पे ये जो पूरी रिपोर्ट आई है, नासा की रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि इससे कंसर्न बहुत बढ़ गए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो ये नेट लॉस हो रहा है, इससे होगा क्या, इससे मेल्टिंग ज़्यादा होगी, मेल्टिंग ज़्यादा होगी तो आइस कवर कम होगा, आइस कवर कम होगा तो अल्बीडो इफेक्ट जो है, अल्बीडो इफेक्ट भी कम हो जाएगा, ओके। और इसके कारण क्या होगा, जो ज़्यादा जो सनलाइट है या जो हीट है वो ट्रैप हो जाएगी। अब ये अल्बीडो क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो ये पता चला है कि जो पूरा कॉन्टिनेंट है इसमें जो आइस शीट है वो धीरे धीरे काव हो रही है, यानी कि शेड हो रही है, और ये अभी 37,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है, जो धीरे धीरे यहाँ पे कम होती जा रही है, ओके। और ये शुरुआत हो चुकी है कोस्ट से,
ऑलराइट। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि आइस शेल्स जो है वो अभी देखो क्या करते हैं, परमानेंटली फ्लोट करते हैं फ्रोजन फ्रेश वाटर पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे जो ज़मीन है वो थोड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, और ये आइस शेल्स जो यहाँ पे फ्रोजन फ्रेश वाटर के ऊपर अटके हुए थे वो धीरे धीरे उनकी जो पकड़ है नीचे की जो वीकन होती जा रही है, यहाँ पे वीकन होते जा रहे हैं अंडरनीथ, और इसके कारण ही एक तो हाइट भी कम हो रही है आइस की, और दूसरा मेल्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेटेड ग्लेशियल काविंग हो रही है, आइस थिनिंग हो रही है, ये सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है वेस्टर्न अंटार्कटिका में। ठीक है, वेस्टर्न अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा हो रही है, ईस्टर्न अंटार्कटिका में भी हो रही है लेकिन कम हो रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दूं, ब्लैक कार्बन या सूट पॉल्यूशन, इसके बारे में एक स्टडी बीच में अभी कुछ ही दिनों पहले ये भी आई थी कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में ये जो आइस मेल्टिंग हो रही है, ये जो मेल्टिंग हो रही है, इसका पीछे कारण है कार्बन पॉल्यूशन। ओके, कार्बन पॉल्यूशन, और ये कार्बन पॉल्यूशन को ही आप जो बोलते हो, जो कार्बन यहाँ पे रिलीज होती है उसी को कहते हो ब्लैक कार्बन या सूट। ठीक है, ब्लैक कार्बन या सूट। ये क्या होती है बेसिकली, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही है, ह्यूमन एक्टिविटी के बढ़ने के चक्कर में, टूरिज्म के बढ़ने के चक्कर में, रिसर्च वगैरह बढ़ाने के चक्कर में ब्लैक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा एमिट किया जा रहा है, सूट यहाँ पे ज़्यादा एमिट हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे स्नो की मेल्टिंग हो रही है। अब देखो क्या होता है सूट या ब्लैक कार्बन में, क्या होता है जैसे मान लो अभी ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे मान लो यहाँ पे ये ब्लैक कार्बन के एटम्स यहाँ पे फैले हुए बिखरे हुए हैं। अब सनलाइट जो आती है पहले ऐसे आती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं हो पाता, इसीलिए ज़्यादा सनलाइट का यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता, ज़्यादा हीट ट्रैप नहीं होती। लेकिन जब ब्लैक कार्बन या सूट है तो क्या होता है कि सनलाइट ये आती है और ये जो सूट है या जो ये कार्बन एटम है इसमें स्टोर हो जाती है, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाती, तो जो हीट है वो यहाँ पे ट्रैप हो गई। पहले क्या था, जब ये नहीं थे, इनकी एब्सेंस थी, तो हीट ट्रैप नहीं हो रही थी, अब हीट ट्रैप हो रही है। तो ये एक बड़ा कारण है यहाँ पे हीट ट्रैप होने के कारण जो मेल्टिंग है उसके बढ़ने का। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे जैसे यहाँ पे ब्लैक कार्बन या सूट जमा होते जाएगा तो क्या होगा, अल्बीडो इफेक्ट कम होगा। अब अल्बीडो क्या होता है, देखो मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ पे अगर कोई ऐसी वाइट सी चादर बिछा रखी है आपने आइस की, क्या होता है सनलाइट ऐसे आती है और रिफ्लेक्ट करती है, जितना ये रिफ्लेक्ट करेगी ना उतना अल्बीडो ज्यादा होगा। तो अल्बीडो बेसिकली रिफ्लेक्टेंस ही है। अगर यहाँ पे एकदम ब्लैक आपने ब्लैक सरफेस रख दी तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो सरफेस है ब्लैक सरफेस जो है ये सनलाइट को अब्जॉर्ब कर देगा इंस्टीड ऑफ रिफ्लेक्टिंग। ओके, तो जितना एब्जॉर्प्शन कम, जितना रिफ्लेक्शन ज़्यादा, उतना अल्बीडो ज़्यादा। तो अल्बीडो इफेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, तभी हीट ट्रैप नहीं होगी, वरना हीट ट्रैप हो जाएगी। और ये अल्बीडो इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्नो या आइस पे होता है। तो अगर रास्ते में ये ब्लैक सूट आ गया या कार्बन आ गया, ब्लैक कार्बन आ गया, तो उससे क्या होगा, अल्बीडो इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो ये सूट आ गया यही इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट कम होगा। या फिर मान लो यहाँ पे मेल्टिंग ज़्यादा तेज होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे ज़मीन बच जाएगी, लैंड बच जाएगा। तो जितना अल्बीडो अभी है स्नो के कारण उतना अल्बीडो तो नहीं रहेगा, यानी कि रिफ्लेक्ट जो होगा वो कम होगा और अब्जॉर्ब जो होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, और इसके कारण अगेन वापस और ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगी, अगेन यहाँ पे ज़्यादा मेल्टिंग होगी, और अगेन यहाँ पे सी वाटर राइज जो है, सी लेवल राइज जो है वो भी होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ब्लैक कार्बन और सूट क्या होता है, अल्बीडो क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो याद रखना कि जो हमारा एक और अभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अबाउट बटरफ्लाई माइन। अभी देखो इस साल में आपको बहुत सारे नए नए डिफेंस के इक्विपमेंट पता चलेंगे। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। अभी हमने लास्ट टाइम भी देखे थे कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया था IGM-88 हार्म के बारे में, ठीक है, कि किस तरह की यहाँ पे मिसाइल है। तो बहुत सारे आपको मिसाइल्स वगैरह देखने को मिलेंगी। इसके ऊपर एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है इस बार के प्रीलिम्स में। बटरफ्लाई माइन के बारे में ये आर्टिकल है। ये बटरफ्लाई माइन क्या है, तो देखो इस तरह की ये एक बटरफ्लाई माइन है, इसको ग्रीन पैरेट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो दो विंग्स है ना उसके कारण इसको बटरफ्लाई कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखो इसको यहाँ पे ये एलिगेशन है कि रशिया इसको यूज कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, और यूक्रेन में ये अंधाधुंध लोगों को मारने का काम कर रही है ये बटरफ्लाई माइन। तो एक इंटेलिजेंस बुलेटिन आई है जिसको यूके ने पब्लिश किया है, यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और ये कहा जा रहा है कि रशिया जो है यहाँ पे इस बटरफ्लाई माइन को यूक्रेन वॉर में यूज कर रहा है। तो डोनेस्क है और क्रामाटोस्क है, ये दो रीजन है जहाँ पे रशिया ने इस तरह की बटरफ्लाई माइंस को
यहाँ पे लगाया हुआ है। इसमें दो बटरफ्लाई माइंड हैं, PFM-1 और PFM-1S। ये दोनों क्या है, स्कैटरेबल एंटी पर्सोनल माइंड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, PFM-1 सीरीज जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये एक इनडिस्क्रिमिनेट वेपन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मारने से पहले आप सोचते नहीं, आपने मान लो ये कहीं पे फेंक दी या कहीं पे रख दी, अब इसके आसपास जो भी लोग होंगे ना वो सब मर जाएंगे, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आर्म्ड पर्सनल्स हैं कि नहीं है, कहीं सिविलियंस तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। PMF-1S जो है वो भी सबसे ज़्यादा डिफास्टेटिंग इफेक्ट की है। इसको सोवियत अफगान वॉर में यूज़ भी किया गया था, और इसमें आपने हमको पता है, इसकी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि सोवियत अफगान वॉर में जब इसे यूज़ किया गया था तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा नंबर्स में बच्चों की भी जान चली गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये टॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह की माइंस बिछा दी गई सब जगह, और बच्चों ने इसको हाथ में उठा लिया ये समझ के कि ये एक टॉय है, और इसमें बहुत सारे बच्चों की जान भी गई थी, ओके। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लाइकली है कि ये सोवियत एरा की जो ये माइंस है, बटरफ्लाई माइंस, ये अभी तक बहुत डिग्रेड हो गई होंगी और अब बहुत अनरिलायबल हो गई हैं, अनरिलायबल, बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई हैं, तो और ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट हार्म या डिस्ट्रक्शन ये पहुंचा सकती हैं, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसको बटरफ्लाई माइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके तरह के दो विंग्स हैं इसके, और इसको ग्रीन पैरेट भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द कलर, ओके। अच्छा, इसके साथ ये देखो PFM-1 और PFM-1S की बात कर रहे हैं, तो जो ये दूसरी है PFM-1S, इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे ही एक्टिवेट करोगे 40 घंटे में खुद ही यहाँ पे एक्सप्लोड होकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगी, तो जो भी होगा उसमें बीच में जो भी आएगा वो सब यहाँ पे उन सबकी डेथ हो जाएगी, ओके। अच्छा, साथ में ये कि यहाँ पे ये जो है बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली लेस एक्सप्लोजिव पैक्ड इन द स्मॉल माइन, इट ऑफन इंजर्स, ओके। तो पहली माइन जो है ना PFM-1, ये थोड़ी सी कम डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि इसमें कम यहाँ पे एक्सप्लोजिव होते हैं, और ये इंजर कर सकती है, किल कम करती है, लेकिन जो PFM-1S है वो तो बहुत ही खतरनाक है। दूसरी चीज़, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, इसीलिए ये रडार में नहीं आती, मेटल डिटेक्टर्स के पकड़ में नहीं आती। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसको उन सभी फील्ड्स में यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है जहाँ पे भी हेलीकॉप्टर से भी ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। बैलिस्टिक डिस्पर्जन भी हो सकता है, ओके। आर्टिलरी फॉर्म में यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय, यहाँ पे डिस्पर्स किया जा सकता है। तो ओवरऑल इसको एक्सप्लोड कराने के लिए दे ग्लाइड टू ग्राउंड विदाउट एक्सप्लोडिंग एंड लेटर एक्सप्लोड ऑन कॉन्टैक्ट। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि मान लो आप हेलीकॉप्टर से इनको यहाँ पे फेंक रहे हो जमीन पे, तो जहां जहां पे भी गिरेंगी ना, जहां पे जैसी कांटेक्ट यहाँ पे आएंगी, कांटेक्ट में आएंगी लैंड के साथ, वैसे ही ये एक्सप्लोड हो जाएंगे, और जितने भी आसपास लोग होंगे वो इंजर हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। इनका बेसिकली देखो ऐसा है कि एक तो PFM-1S है ना, वो क्या होगा कि 40 घंटे में फटता है। अब आपने रख दिया, 40 घंटे में जो भी आसपास होगा उसकी भी यहाँ पे वो भी चपेट में आ जाएगा। एक तरीका ये है कि आप आसमान से इसको बरसाओ, ठीक है। आसमान से बरसाओगे तो रास्ते में कहीं नहीं फटेगा, जैसे ही लैंड से कांटेक्ट में आएगा वैसे ही फट जाएगा, ओके। समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई माइन, इसको लगा रहा है रशिया, ठीक है, सोवियत लगा रहा है, सोवियत यूनियन टाइप की ये, सोवियत एरा टाइम की ये माइन है, ओके। आगे बात करते हैं। UN 7.3% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ओन्ड डिजिटल करेंसी इन 2021, सेवेंथ इन द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया की लगभग 7% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को होल्ड करती है, ओके। 2021 का डाटा है, UN की रिपोर्ट है, जो कि सेवेंथ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे फर्स्ट पे आता है यूक्रेन, यूक्रेन में लगभग 12 से ज़्यादा परसेंटेज के लोग जो हैं उनके पास ओनरशिप है इन डिजिटल करेंसीज की। देन आता है रशिया, इसके बाद आता है वेनेजुएला, उसके बाद आता है देखो सिंगापुर, सिंगापुर के बाद आता है केन्या, केन्या के बाद आता है US, और US के बाद आता है इंडिया। तो 7.3% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करती है, और अभी धीरे धीरे जो है काफ़ी तेज़ी से क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ जो है वो बढ़ रहा है। और ये जो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज हैं ये काफ़ी रेमिटेंसेस प्रोवाइड कर सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे RBI जैसे सेंट्रल बैंक्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के, वो इसके ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इनका कहना है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हालांकि ये अभी बहुत प्रॉफिट दे रही है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है इसका, ठीक है, कि कब डूब जाए ये करेंसी। और डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एकदम से आपको प्रॉफिट दे देती है, ओके। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन रिस्क है या फिर जो भी इसके साथ जुड़ी हुई रिस्क है, उसके अगेंस्ट में कोई हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, कोई यहाँ पे हेजिंग नहीं है इसकी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो डिजिटल करेंसी है ये जो है बहुत ज़्यादा शॉक्स भी दे सकती है मार्केट में,
हैं, ओके, और प्राइवेट रिस्क जो है वो जुड़ी हुई है। लेकिन अगर मान लो आरबीआई जैसी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अगर इसको बैकिंग दे देती हैं तो ये जो प्राइवेट रिस्क है पब्लिक रिस्क बन जाएगी, यानी कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के कारण, अगर हम इसको रिकॉग्निशन देते हैं तो। अभी क्या होता है कि अभी जिसने भी यहाँ पे खरीदी है क्रिप्टो करेंसी, उस प्राइवेट पर्सन को यहाँ पे नुकसान होता है। ये आगे जाके क्या करेगा, पूरे इकोनॉमी को चपेट में ले लेगा अगर इसको पब्लिकली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो। अब देखो एक और चीज यहाँ पे कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी काम करती है ब्लॉकचेन के ऊपर। ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर की तरह काम करती है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि मान लो आपने डाटा को आपको ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग हैं, ABCDE, ये बहुत सारे लोग नेटवर्क में हैं। अब इन सबको पता ही नहीं कि कौन कौन हमारे साथ नेटवर्क में है, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कौन नेटवर्क में है। अब ये पूरा नेटवर्क है जिसमें हर कोई यहाँ पे एनोनिमस है, ओके, एनोनिमस। लेकिन जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा ना वो सभी के पास जाएगा कि देखो ये ट्रांजैक्शन हमारे नेटवर्क में हुआ है। किन लोगों के बीच में हुआ ये नहीं पता चलेगा, लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन है और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, हर किसी के पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड है। वरना क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड कि सिर्फ एक अथॉरिटी को पता होता है कि देखो हमारे पूरे नेटवर्क में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पे हर किसी को पता रहेगा। और इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यहाँ पे कई सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एक साथ बिना कोई सेंट्रल सर्टिफाइंग अथॉरिटी के। साथ में इसमें फंड ट्रांसफर हो सकता है, वोटिंग हो सकती है, एनर्जी मैनेजमेंट हो सकता है, बैंकिंग, क्लाउड स्टोरेज, ये सब कुछ एक साथ हो सकता है, ओके। अब देखो ये कैसे काम करता है। मान लो किसी एक पर्सन ने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करी, ये रिक्वेस्ट सभी यहाँ पे सभी सिस्टम्स के पास गई, सभी लोग जो नेटवर्क में हैं उन सभी के पास गई, सभी ने यहाँ पे वैलिडेट किया इसको, और उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ना ये फॉर्म के पैकेट के डाटा पैकेट के फॉर्म में यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, तो ये ब्लॉक के फॉर्म में जुड़ गया, और ये ब्लॉक्स जो हैं साथ में मिलते गए ब्लॉक चेन बन गई। ये ब्लॉक चेन जब बन गई तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, और ये ब्लॉक चेन जो है, ये जो सबकी डाटा की चेन जो है ये सभी सिस्टम्स के पास जाएगी, सभी मेंबर्स के पास जाएगी नेटवर्क के, ओके। इस तरह से ये ब्लॉकचेन काम करती है, और इसी का एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में भी सेम चीज होती है। क्रिप्टो करेंसी में आप एक्सचेंज कर सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इसमें इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंक्रिप्शन टेक्निक यूज होती है, जिसमें कि आप मॉनेटरी यूनिट्स अगर क्रिएट करते हो, उसको वेरीफाई करते हो, तो यहाँ पे किसी को भी क्लियरली पता नहीं चलता कि किसने किया है, एनोनिमस रहता है सब कुछ, ओके। और बिटकॉइन एक एग्जांपल है, डॉज कॉइन भी आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे एथर भी है, ओके। अब देखो एक चीज याद रखना, क्रिप्टो करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती, जैसे गोल्ड नहीं, इससे आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, कुछ भी बेसिकली बैकिंग नहीं होती। दूसरा, इसको फिजिकल फॉर्म में आप नहीं होल्ड कर सकते, फिजिकल फॉर्म इसका होता ही नहीं है, सिर्फ नेटवर्क पे एग्जिस्ट करती है। तीसरा, इसका सप्लाई जो है वो डिटरमाइंड नहीं है सेंट्रल बैंक के थ्रू, ठीक है। जितने आप यहाँ पे मान लो जितनी माइनिंग करते जाओगे उतनी आपको यहाँ पे करेंसी मिलती जाएगी। तो एक सिस्टम में, एक इकोनॉमी में एक सिस्टम होता है ना कि हाँ भाई इतना ही पैसा है सप्लाई में, तो यहाँ पे सब यहाँ पे रेगुलेट करना इजी है। यहाँ पे सप्लाई ही नहीं पता कितनी है, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो इसको इसीलिए यहाँ पे रेगुलेट नहीं कर सकती। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अननोन है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, कई सारे चैलेंजेस हैं, रेगुलेटरी इंप्लीकेशन है, कंपीटिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन बेनिफिट्स भी कई हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बहुत है, इसको हम दूसरी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, परमानेंट लेजर है, और साथ में कॉस्ट रिडक्शन भी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगता ट्रांजैक्शन वगैरह में इसके लिए, ठीक है। तो इसको सही जगह से अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे देखो एक और आज का आर्टिकल है, चाइना वोज 118 मिलियन डॉलर इन असिस्टेंस टू नेपाल। तो बेसिकली हुआ यूं है कि चाइना का अब अगला शिकार बन रहा है नेपाल, क्योंकि एक तो देखो नेपाल उसका भी नेबर है और इंडिया का भी नेबर है, और साथ में एक बफर स्टेट भी है चाइना और इंडिया के बीच में। तो यहाँ पे नेपाल को टारगेट कर रहा है अब चाइना, और चाइना ने बोला है हम तुमको 118 मिलियन डॉलर यहाँ पे देंगे, और इसको आप इसके यहाँ पे इसके साथ हम ट्रेड कंसेशंस भी तुमको देंगे, जिसके थ्रू आप बीआरआई प्रोजेक्ट्स को और स्ट्रेंथन कर सको। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसमें यहाँ पे हेल्प मिलेगी इस 118 मिलियन डॉलर के थ्रू, और इसके साथ और भी कंसेशंस नेपाल को दिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ओके। साथ में ये कहा गया है कि यूएस जो एक अपना प्रोजेक्ट लेकर आया था नेपाल में वाया मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, ये मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन क्या है, यूएस की फॉरेन एड एजेंसी है ये, ठीक है, फॉरेन एड एजेंसी, ये जो है मिलेनियम
चैलेंज कॉरपोरेशन, इसने भी बोला था कि हम भी आपको $500 मिलियन देंगे यहाँ पे, ये कहा था यूएस की इस एजेंसी ने। ओके, लेकिन इसका रेटिफिकेशन हो गया था, अभी तक इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे यहाँ की पार्लियामेंट को लेकर, यहाँ की पार्लियामेंट जो थी वो सोच रही थी कि क्या करें, यूएस की साइड जाएं कि चाइना की साइड जाएं, लेकिन रेटिफिकेशन तो हो गया इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन चाइना जो है बेसिकली नेपाल को अपने घेरे में लेना चाह रहा है। नेपाल के साथ ये क्या कर रहा है, अपने आसपास आप देखना इसका मैप जाके एटलस में, नेपाल से लेकर तिब्बत तक ये एक रेलवे प्रोजेक्ट बना रहा है अंडर BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये कहा जा रहा है बाय द एक्सपर्ट्स की जो रेलवे पूरा प्रोजेक्ट है काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, हिमालयाज वाला रीजन है, इसीलिए काफ़ी यहाँ पे टेंशन हो सकती है अगर हम इसको पूरा एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली डेट ट्रैप पॉलिसी क्या है ये हम समझते हैं चाइना की। ओके, तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या डेट ट्रैप पॉलिसी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे चाइना जो है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है या लो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको तो चाहिए होती है पैसे की ज़रूरत, फंडिंग की। चाइना क्या करता है, इनको बड़े ही यहाँ पे लंबे चौड़े लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और बड़ा मीठा मीठा बोलता है कि अरे कोई टेंशन मत लो, रख लो, ऐसा करके लोन्स बहुत ज़्यादा देता है। अब ये लोन्स ले लेते हैं, लोन्स के कर्ज में पूरी तरह डूब जाते हैं, इंटरेस्ट रेट भी होता है वेरी हाई। ओके, अब क्या होता है कि ले तो लिए लोन्स, चाइना ने उस टाइम मीठा बन के दे भी दिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब ये इनके पास बहुत लोन हो गया, पूरी इकोनॉमी लोन के अंदर डूब गई, तो क्या करती है डेवलपिंग कंट्री, अब हाथ खड़े कर देती है कि इनके पास है ही नहीं पैसा, कहाँ से लोन चुकाएगा, तो हाथ खड़े कर देती है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, अब क्या किया जाए। तब चाइना बोलता है कि ठीक है चलो पैसा नहीं है तो दूसरी चीज़ें करो हमारे लिए, हमको कुछ कंसेशन दो, और जो अपनी मर्जी पड़ती है वो चाइना इनसे ले लेता है, स्ट्रैटेजिक यहाँ पे डिप्लोमेसी करता है। तो बेसिकली दिस इज अ थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स पावरफुल लेंडिंग कंट्री और इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू सेटल अ बोरोइंग नेशन विद enormous debt so as to increase its leverage over it। बेसिकली कर्ज में डुबाने की एक डिप्लोमेसी है, जिसके थ्रू सामने वाला जो है इतना कर्ज में डूब जाए कि फिर वो चुका ना पाए उस कर्ज को, और आप जो बोलो वो कर दे, ठीक है। तो ये जो पूरी डिप्लोमेसी है ये हमारे जो इंडियन एकेडमिशियन है ब्रह्म चेलानी जी, उन्होंने इसके बारे में सभी को अवगत कराया, डिस्कवर किया इसको, और 2017 में ये टर्म प्रमोट हुई, ठीक है। चाइना कैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे काम करता है, ये क्या करता है कि सबको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यहाँ पे देता है लोन्स वगैरह, ठीक है, और चाइना यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोन देता है, कंसेशनल लोन देता है डेवलपिंग कंट्रीज को, अपने उनके लार्ज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे इस बार नेपाल को चाइना ने दिया है एक इतना बड़ा $118 मिलियन का यहाँ पे लोन दिया है चाइना ने नेपाल को। क्यों दिया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, रेलवे ट्रैक वगैरह बनाने के लिए। अब क्या होता है, डेवलपिंग नेशन जो है वो लो या मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है तो रीपेमेंट कर नहीं पाते, क्योंकि रीपेमेंट नहीं करते देन बीजिंग गेट्स अ चांस टू डिमांड कंसेशन और एडवांटेज। तो बीजिंग इसके बदले फिर इनसे एडवांटेज मांगता है, कंसेशन मांगता है। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में भी क्या हुआ, देखो श्रीलंका ने क्या किया, चाइना से ले लिए बहुत ज़्यादा लोन, ठीक है, चाइना से लिया इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन, हम्बन टोटा पोर्ट को इनको डेवलप करना था, ठीक है, हम्बन टोटा पोर्ट जो है उसको डेवलप करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। अब ये हम्बन टोटा पोर्ट को डेवलप करने के लिए इन्होंने लोन लिया चाइना से, और देखो यहाँ पे चाइना की ही कंपनी थी जिसको हम्बन टोटा पोर्ट का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला। तो बेसिकली श्रीलंका चाइना से पैसा लेकर चाइना की ही कंपनी को पैसा दे रहा था हम्बन टोटा पोर्ट डेवलप करने के लिए। तो चाइना से पैसा आया, चाइना वहीं गया वापस, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हम्बन टोटा पोर्ट फिर उसके बाद चालू हुआ, लेकिन देखा गया कि हम्बन टोटा पोर्ट प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहा है, और कंपनी ये जो कंट्री है ये भी एक मिडिल इनकम लो इनकम कंट्री है, तो इनके पास पैसा ही नहीं था चाइना को ये कर्ज चुकाने के लिए। अब क्या हुआ, श्रीलंका के पास पैसा नहीं था, श्रीलंका ने बोला हम पैसा तो नहीं चुका सकते, क्या किया जाए, तो चाइना ने बोला एक काम करो, ये 99 ईयर्स के लिए मुझे लीज पे दे दो हम्बन टोटा पोर्ट। तो क्या किया, चाइना ने पहले ही पैसा कमा लिया था हम्बन टोटा पोर्ट को डेवलप करके, उसके बाद फिर से पैसा कमाया, कैसे, हम्बन टोटा को लीज पे लेकर। तो स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे कुछ भी एडवांटेज मांग सकता है फिर चाइना, ठीक है। अभी भी चाइना कंटिन्यूसली इनसे एडवांटेज उठाता जा रहा है। अब देखो चाइना की एक शिप आ रही थी, सर्विलेंस शिप श्रीलंका में, इनको मना करते नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब मना करते नहीं बन रहा था, श्रीलंका को इतना टेंशन हो रहा था, इतना डर लग रहा था चाइना से कि कैसे मना करें चाइना को कि हमारे देश में तुम अपनी सर्विलेंस शिप मत भेजो, ठीक है। तो इस तरह से एक लेवरेज उठाने का काम करता है चाइना यूजिंग दिस डेट ट्रैप पॉलिसी। डेट मतलब क्या होता है, कर्जा, ट्रैप मतलब फंसाया जा रहा है, ठीक है, जाल, तो एक कर्जे का जाल बना दिया जाता है बाय चाइना यूजुअली। ओके, तो ये थी पूरी पॉलिसी अबाउट डेट ट्रैप। आई होप ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमें लद्दाख से जाना है तमिलनाडु तक,
और लद्दाख से तमिलनाडु के बीच में कितने स्टेट्स पड़ेंगे लद्दाख और तमिलनाडु को छोड़कर। तो कितने कितने यहाँ पे देखो, लद्दाख तो खुद एक यूनियन टेरिटरी है, तमिलनाडु स्टेट है, लेकिन इनके बीच में कितने ऐसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज पड़ेंगी इन दोनों को छोड़कर। मिनिमम रूट बताना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट बताना है जिसमें मिनिमम स्टेट्स यहाँ पे कवर हो बीच में। तो ये आप मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, so that was all. Thank you for watching and have a very good day.